हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग ओम्स लॉ। कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ओम्स लॉ के लिए क्या क्या कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ज़्यादा गर्मी से जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है, जो रेजिस्टेंस है वो बदल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल ओहमिक होना चाहिए, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। और नॉन ओहमिक मटेरियल क्या हो गया, ये हो गया डायोड या फिर ट्रांजिस्टर। तो ऐसे जो एलिमेंट्स है डायोड और ट्रांजिस्टर, इस पे जो है ओम्स लॉ लागू नहीं करता। ठीक है, इस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए जो मटेरियल है वो ओहमिक होना ज़रूरी है, मतलब कि कॉपर या एल्यूमिनियम टाइप। वोल्टेज और करंट स्टेडी होना चाहिए। ठीक है, तीसरी इसकी कंडीशन क्या है कि वोल्टेज और करंट जो है वो स्टेडी होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी जो है वो चेंजेस नहीं होने चाहिए। वोल्टेज और करंट में एकदम इंस्टेंट जो है वो चेंजेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है वायर की लंबाई, मोटाई, जैसे फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वोल्टेज से ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। स्पार्क या डैमेज भी हो सकता है। अगर वोल्टेज ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो स्पार्क या डैमेज भी हो सकता है। तो ये जो कंडीशंस है ये है ओम्स लॉ की कंडीशंस। ठीक है, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मटेरियल ओहमिक होना चाहिए, वोल्टेज और करंट स्टेडी होने चाहिए, और जो वायर की और जो फिज़िकल कंडीशन है वायर की वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो इनमें से जो है इन सारे एलिमेंट्स में जो है ओम्स लॉ किस में अप्लाई नहीं होता, तो ये अप्लाई नहीं होता ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्यों होगा, क्योंकि ये एक नॉन ओहमिक मटेरियल है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कांस्टेंट फॉर चार्ज स्फेरिकल शेल अकॉर्डिंग टू द बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रिक स्फीयर पे लागू होते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल वो क्या होती है, वो होती है कांस्टेंट। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, जहाँ पे जो K है मतलब कि जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0। दिस पोटेंशियल इज सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीन कंडीशन होती है, इनसाइड द शेल क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल क्या होगा, और आउटसाइड द शेल क्या होगा। यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये है रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल, रेडियस ऑफ शेल। ठीक है, और ये जो आर है स्मॉल आर, ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द शेल, जैसे कि ये स्फेरिकल शेल है। ठीक है, और ये आर, कैपिटल आर हो गया इसका रेडियस, और स्मॉल आर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल टू द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड। जहाँ की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, तो इनसाइड द शेल क्या होती है कंडीशन, जो स्मॉल आर है इज़ लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर में जो है सेंटर में जो है स्फेरिकल शेल के वो कितनी होंगी, वो होंगी 0। ऑन द सरफेस ऑफ द शेल अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। और अगर आउटसाइड द शेल देखते हो तो स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा वेयर डज इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग अकर्स इन अ चार्ज स्फेरिकल शेल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है,
ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल शेल के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, ज़ीरो। अभी हमने देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होती है, ज़ीरो। इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अकर्स इन अ चार्ज स्फेरिकल शेल। कहाँ पे होती है ये, इनसाइड में। देखते हैं ऑप्शन, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड स्फेरिकल शेल इज ज़ीरो। आउटसाइड तो नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमने जो पढ़ा था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीक वैल्यू इन एन एसी सर्किट। ठीक है, पीक फैक्टर क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, है ना। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्या पूछा है उसने, पीक वैल्यू पूछा है, मतलब कि पीक फैक्टर इनटू आरएमएस वैल्यू। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, आरएमएस वैल्यू बाय पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू इनटू फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू बाय फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू इनटू पीक फैक्टर। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, which of the following according to fundamentals of electrical energy is incorrect about alternating current? Frequency is zero, magnitude change with time, can be transported to large distance with less loss in power, flow in both direction. तो आंसर will be A, फ्रीक्वेंसी इज ज़ीरो, है ना। अच्छे से पढ़ो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ इनकरेक्ट, है ना। एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, कभी भी ज़ीरो जो है नहीं होगा। अगर ज़ीरो है क्यों नहीं होगा, चलो समझते हैं इसको। देखो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अगर आप एसी की बात करो तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव में है, कभी नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, वो नंबर ऑफ साइकिल बाय टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल बाय टाइम। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़ीरो हो गया, मतलब कि ये जो लाइन है आपको ऐसी सीधी स्ट्रेट दिखेंगी। इसलिए अगर ये बोलता है कि एसी करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, मतलब कि वो जो है आंसर इनकरेक्ट है ना। और हमको पूछा भी वही है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो वो है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी इज़ ज़ीरो। ठीक है, डीसी में जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी ज़ीरो। डीसी करंट की अगर आप बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसका हो जाएगा ज़ीरो, लेकिन एसी में कभी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, हाउ मेनी साइकिल विल एन एसी सिग्नल मेक इन 2 सेकेंड इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 100 हर्ट्ज। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, है ना। तो नंबर ऑफ साइकिल्स ही निकालने के लिए बोला है उसने। फ्रीक्वेंसी हो गई 100 और ये हो गया टाइम 2 सेकेंड, मतलब कि ये हो जाएगा कितना, 200। द आंसर विल बी ऑप्शन डी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन change with respect to the electric field? Same as that of electric field, opposite to that of electric field, perpendicular to that of electric field in a positive direction, perpendicular to that of electric field in negative direction. देखो अभी जैसे कोई सर्किट है, मान के ये चलो, ठीक है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो कभी भी जो कन्वेंशनल करंट है ना, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं हम, ये कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। लेकिन जो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा ऑपोजिट में रहते हैं। करंट जिस भी डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट में ये रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, मतलब कि ऑप्शन बी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे उसके ऑपोजिट ये रहते हैं ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द करंट डेंसिटी ऑफ अ मेटल इफ अ करंट of 30 ampere is passed through a cross sectional area of 0.5 मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? J इज इक्वल टू आई बाय ए। करंट हमें दिया है 30 एम्पियर और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 0.5 मीटर स्क्वायर। कैंसल आउट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, अबाउट द पावर कंज्यूम बाय R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज इफ द वैल्यू ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2। दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1 R2, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? अबाउट द पावर कंज्यूम बाय R1 एंड R2, जिसमें से जो R1 है वो ग्रेटर है R2 के, मतलब R1 रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन R2। R1 विल कंज्यूम मोर पावर, R2 विल कंज्यूम मोर पावर, R1 एंड R2 विल कंज्यूम द सेम पावर। द रिलेशनशिप बिटवीन पावर कंज्यूम कैन नॉट बी स्टैब्लिश। अब पावर क्या होता है? वो होता है I² R, ठीक है। जो अब सीरीज सर्किट की इसने बात की है तो सीरीज में जो है करंट तो वो सेम ही रहेगा, जो R1 में और R2 में फ्लो होगा वो सेम करंट फ्लो होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? I² इंटू R, ठीक है। I तो कांस्टेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है R1 इसने क्या बोला है कि ग्रेटर है एज कम्पेयर टू R2, तो जो पावर कंज्यूम होगा R1 का वो ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R1 विल कंज्यूम मोर पावर। वॉट इज ज़ीरो फॉर अ चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। ये देखो तीसरी बार ये रिपीट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वेश्चन है। चार्ज स्फेरिकल के जो इनसाइड में ज़ीरो क्या रहता है? क्या ज़ीरो है चार्ज स्फेरिकल शेल में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर, ये भी एक पॉइंट मतलब इम्पॉर्टेंट है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। इस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। इनसाइड का तो इम्पॉर्टेंट है ही, और आउटसाइड का भी अगर पूछ लिया तो ये वाला जो पॉइंट है वो याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। अभी आज का जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। तो इसका डिफरेंस जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो क्या होता है? ये होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। बहुत डिफरेंस है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो फोर्स, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ये होता है एनर्जी। ऐसे बोलते हैं ना, इस लड़के में इतना पोटेंशियल है, उस लड़के में इतना पोटेंशियल है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है ना। तो उसी चीज़ पे से याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात होती है तो वो होती है एनर्जी पर यूनिट की, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इनके टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो ये फोर्स की बात कर रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्स का होता है ना, किसी चीज़ पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो किसी डायरेक्शन में ही आप उसका जो है फोर्स लगाओगे। यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हो जाती है वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो है वोल्ट पर मीटर, है ना। किसी चीज़ को कोई ब्लॉक है उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो कितना, मतलब उसका पोजीशन मतलब कितना चेंज हुआ है ना, तो उससे याद रखिए आप वोल्ट पर मीटर।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल लेना है तो जैसे कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर आप खड़े हो, है ना, तो ये जो पहाड़ी की जो ये हाइट हो जाएंगी, है ना, इतनी एनर्जी, ये हो गया एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए, तो जैसे ये पहाड़ी है, इसके ऊपर आप खड़े हो और जितनी हवा जिस प्रेशर से आ रही है ना, मतलब ये हवा की जो ताकत हो गई, ये जो फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे खड़े रहने के लिए आप जितनी एनर्जी लगा रहे हो उस पॉइंट पे खड़े रहने के लिए, वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है बहुत माइन्यूट है, बट बहुत बार पूछे जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ये कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाने की इसमें कोशिश की है। ठीक है, अपने आप को ही इमेजिन करो जैसे खुद खड़े हो एक पहाड़ पे, तो वो पहाड़ पे टिकने के लिए आप जितने एनर्जी लगा रहे हो वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और जो भी आजू बाजू की जो कंडीशन है, जो हवाएं आ रही है जो आपको गिराने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।